हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। आज की कहानी का नाम है देर आए दुरुस्त आए। इस कहानी को लिखा है खुद मैंने और कुछ समय पहले ये दिल्ली प्रेस की फेमस मैगजीन सुमन सौरभ में इसी नाम से छप चुकी है। अपने चैनल में इसे शामिल करने की परमिशन देने के लिए मैं दिल्ली प्रेस और संपादक जी की बहुत आभारी हूं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? सुनिए, जल्दी यहाँ आइए। बुरी तरह घबराई हुई अनीता जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर अपने कमरे में लेटा पलाश घबरा कर अपनी बेटी के कमरे की ओर भागा, जहां से अनीता की आवाजें आ रही थीं। कमरे का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। ईशा कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और अनीता उस पर झुकी उसे हिला हिलाकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये इसे क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं। सुबह कई बार बुलाने पर भी जब ईशा बाहर नहीं आई तो मैंने यहाँ आकर देखा और यहाँ ये फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इसके मुंह पर पानी भी छिड़का लेकिन इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी निकालता हूं। हम जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पलाश और अनीता ने मिलकर उसे गाड़ी की सीट पर लेटाया और तुरंत पास के नर्सिंग होम की तरफ भागे। वहां के प्रमुख डॉक्टर मिस्टर नाहटा से पलाश की अच्छी पहचान थी, इसलिए बिना ज्यादा औपचारिकताओं के डॉक्टर ईशा को जांच के लिए अंदर ले गए। अगले आधे घंटे तक जब कोई बाहर नहीं आया, अनीता के सब्र का बांध टूटने लगा। वो पलाश को अंदर जाकर पता करने को कह ही रही थी कि डॉक्टर नाहटा बाहर निकले और उन्हें अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या हुआ प्रशांत भैया? ईशा को होश आया या नहीं? उसे हुआ क्या है? उनके पीछे कमरे में घुसते ही अनीता एक ही सांस में बोलती चली गई। भाभी जी, आप दोनों यहां बैठो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। पलाश और अनीता का दिल बैठ गया। जरूर कुछ सीरियस बात है। जल्दी बताओ प्रशांत, आखिर बात क्या है? डॉक्टर प्रशांत नाहटा अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पल दोनों को एकटक देखता रहा। फिर बड़े नपे तुले स्वर में धीरे से बोला, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि रोने चिल्लाने या घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना होगा। दरअसल बात यह है कि ईशा ने आत्महत्या की कोशिश की है। क्या? पलाश और अनीता दोनों एक साथ कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़े हुए जैसे करंट लगा हो। क्या कह रहे हो डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? आत्महत्या तो वो लोग करते हैं जिन्हें कोई बहुत बड़ा दुख या परेशानी हो। मेरी इकलौती बेटी इतने नाजों में पली, जिसकी हर फरमाइश मुंह खोलने से पहले पूरी हो जाती है, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है, पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहती है, जिसके ढेरों दोस्त हैं, ऐसी लड़की भला क्यों आत्महत्या करने की सोचेगी? पलाश के चेहरे पर उलझन के भाव थे। अनीता तो सदमे के कारण कुर्सी का हत्था पकड़े बस डॉक्टर को एकटक घूरे जा रही थी। फिर अचानक जैसे उसे होश आया। लेकिन अब है कैसी वो? उसने सुसाइड किया कैसे? कोई जख्म तो शरीर पर था नहीं। उसने नींद की गोलियां खाई हैं भाभी। भगवान का शुक्र है कि 10-12 गोलियां ही खाई, तभी तो हम उसे बचा पाए। खतरे से तो अब वो बाहर है, लेकिन इस समय उसकी जो शारीरिक और मानसिक हालत है, उसमें उसे संभालने के लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी की जरूरत है। और जहां तक सुख सुविधाओं का सवाल है पलाश, तो पैसे या ऐशो आराम से कुछ नहीं होता दोस्त। उसके ऊपर जरूर कोई बहुत बड़ा दबाव या परेशानी होगी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। 15-16 साल की ये उम्र बहुत नाजुक होती है। बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चे अपनी जिंदगी और शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से अनेक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब तक माँ बाप से हर बात शेयर करते आए बच्चे
अचानक ही सब कुछ छिपाना भी सीख जाते हैं। इसीलिए अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ईशा के केस में भी यही हुआ है। वो किसी वजह से इतनी परेशान थी कि उसे उसका और कोई हल नहीं सूझा। अब तुम दोनों को बड़े ही प्रेम और धीरज से पहले उसकी प्रॉब्लम का पता लगाना है और फिर उसे सुलझाना है। और हाँ, मैंने अपने स्टाफ को भी हिदायत दे दी है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बेकार में पुलिस केस बन जाएगा। तुम लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता न चले, वरना पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह जाओगे। बदनामी होगी वो अलग, बच्ची का समाज में जीना दूभर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पलाश अब तक थोड़ा संभल गया था। और हाँ, प्रशांत आगे बोला, वैसे तो तुम दोनों पति पत्नी काफी समझदार और सुलझे हुए हो, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि अभी 5-7 मिनट में ईशा होश में आने वाली है, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो जिंदा है, उसे एक और धक्का लगेगा और वो काबू से बाहर होने लगेगी। उस समय तुम दोनों घबराना मत और ना ही उससे कुछ पूछना। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक हालत इस लायक हो जाएगी, तब बड़े ही प्यार से उसे विश्वास में लेकर ये पता लगाना कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। ठीक है भैया, हम सब समझ गए। क्या हम अभी उसके पास चल सकते हैं? चलिए। और तीनों ईशा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसा प्रशांत ने उन्हें बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। होश आने पर बुरी तरह मचलती और हाथ पांव पटकती ईशा को संभालते हुए अनीता का कलेजा मुंह को आ रहा था। 24 घंटे साथ रहते हुए भी वो जान ही न पाई कि ऐसा कौन सा दुख था जो उसकी जान से प्यारी बेटी को ऐसे उससे दूर ले गया। चाहे जो भी हो, मैं जल्दी से जल्दी सारी बात का पता लगाकर ही रहूंगी, यही विचार उसके मन में बार बार उठता रहा। लेकिन उसका सोचना गलत साबित हुआ। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी लाख कोशिशों के बावजूद दोनों पति पत्नी बुरी तरह डरी सहमी ईशा से कुछ भी उगलवाने में कामयाब नहीं हुए। तब डॉक्टर प्रशांत ने उन्हें काउंसलर के पास जाने का सुझाव दिया। वहां भी 6 सिटिंग्स तक तो कुछ नहीं हुआ। 7वीं सिटिंग के बाद काउंसलर ने उन्हें जो बताया, उसे सुनकर तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। काउंसलर के अनुसार 2 महीने पहले ईशा की एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। चैटिंग द्वारा धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर प्रेम में तब्दील हो गई। फिर फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और चैटिंग फोन पर व्हाट्सएप पर होने लगी। प्रेम का खुमार बढ़ने के साथ साथ फोटोज का आदान प्रदान शुरू हुआ। शुरू में तो ये साधारण फोटोज ही थे, लेकिन धीरे धीरे नए नवेले प्रेमी की बार बार की फरमाइशों पर ईशा ने अपने कुछ न्यूड और सेमी न्यूड फोटो भी उसे भेज दिए। अब प्रेमी की नई फरमाइश आई कि ईशा उसे आकर किसी होटल में मिले। ये सुनकर ईशा को कुछ खटका महसूस हुआ। होटल में मिलने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। उसने इसके लिए साफ मना कर दिया। तब लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं आई या उसने किसी को बताया तो वो उसके सारे फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर देगा। ईशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, अपने प्रेम का वास्ता दिया, लेकिन प्रेम वहां था ही कहां। लड़के ने उसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और इस भयंकर प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण ही 6ठे दिन आधी रात के वक्त अपना अंतिम अलविदा का मैसेज उसे भेजकर ईशा ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये सब सुनते ही पलाश बुरी तरह भड़क गया। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करके उसे पकड़वाता हूं। प्लीज मिस्टर पलाश, काम डाउन। ऐसे भड़कने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात तो सुनिए। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप मुझे शांति रखने को कह रहे हैं? काउंसलर की बात बीच में ही काटकर पलाश गुर्राया। अच्छा ठीक है, जाइए, वो शांत मुस्कुराहट के साथ बोला। लेकिन जाएंगे कहां? किसे पकड़वाएंगे? उस लड़के का नाम पता है आपके पास? उसके फेसबुक अकाउंट के अलावा और क्या जानते हैं आप उसके बारे में? आपको क्या लगता है
ऐसे लोग अपने अकाउंट्स पर अपनी सही डिटेल्स देते हैं? कभी नहीं। नाम, उम्र, फोटो सब कुछ फेक होता है। तो कैसे ढूंढेंगे उसे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पलाश हारे हुए जुआरी की तरह कुर्सी पर गिर पड़ा। तभी अनीता को याद आया, फोन नंबर तो है ना ईशा के पास उसका। उससे भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सिम भी गलत नाम से लेते हैं और ईशा का सुसाइड मैसेज मिलने के बाद तो वो उस सिम को कब का नाली में फेंककर अपना नंबर बदल चुका होगा। हे भगवान, तो अब हम क्या करें? ईशा का नंबर तो उसके पास है ही। जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो ठीक है, वो फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। और भी न जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा ये हैवान। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? आप दिल छोटा मत कीजिए। ये काम मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। मैं आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नंबर देता हूं। ये जरूर आपकी मदद करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मतलब जैसे दुनिया में छोटे बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया यानी साइबर वर्ल्ड में भी जो तरह तरह के अपराध और धोखाधड़ी होते हैं, उनसे निपटने के लिए कंप्यूटर के जानकार सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करते हैं, ताकि इन स्मार्ट अपराधियों को पकड़ा जा सके। ये हमारी सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और पुलिस और कानून भी इनका साथ देता है। आप आज ही जाकर मिस्टर अजीत कुकरेजा से मिलिए। अंधेरे में जगमगाई इस रोशनी की किरण का हाथ थामे पलाश और अनीता अजीत के ऑफिस में पहुंच गए। ईशा को भी उन्होंने पूरी बात बता दी थी और उस लड़के के पकड़े जाने की उम्मीद ने उसके अंदर भी हिम्मत का संचार कर दिया था। वो भी उनके साथ थी। उनकी पूरी बात सुनकर अजीत एकदम गंभीर हो गया। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र में इस तरह के घिनौने अपराधों में लिप्त हैं। आपकी समस्या तो खैर हमारी टीम चुटकियों में सुलझा देगी। हमें बस इस लड़के का अकाउंट हैक करना होगा और सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर चैटिंग के सारे रिकॉर्ड्स के आधार पर आप उसे जेल भिजवा सकते हैं। क्या सचमुच ये सब संभव है? पलाश ने पूछा। जी हाँ, हमारे पास साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, जिनके लिए ये सब बहुत ही आसान है। हम लोग हर रोज करीब 15-20 ऐसे और बहुत से अलग अलग तरह के केस हैंडल करते हैं। कुछ केस तो एक ही कोशिश में हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ में जहां अपराधी ज्यादा पढ़े लिखे और कंप्यूटर के ज्यादा जानकार होते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा समय और मेहनत लगती है। तो क्या साइबर वर्ल्ड में इतनी धोखाधड़ी होती है? ईशा ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, अजीत ने जवाब दिया। ये एक वर्चुअल दुनिया है। यहाँ जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता। यहाँ आप एक ही समय में सैकड़ों रूप बनाकर हजारों लोगों को एक साथ धोखा दे सकते हैं। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से झूठे प्रोफाइल बनाकर लड़के दूसरी लड़कियों से मजे से दोस्ती करते हैं या उन्हें अश्लील मैसेज भेजते हैं। शादी विवाह वाली साइटों पर नकली प्रोफाइलों से शादी का झांसा देकर अमीर लड़के लड़कियों को फंसाया जाता है। सोशल साइटों पर अक्सर लोग अपनी विदेश यात्राओं, महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड चीजों की फोटोज डालते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ अपराधी तत्व उनके अकाउंट की इन सारी गतिविधियों पर नजर रखे होते हैं। जब जहां मौका लगता है चोरियां करवा दी जाती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग बड़ी ही सुविधाजनक है, लेकिन अगर कोई हैकर आपका अकाउंट हैक कर ले तो आपका सारा बैंक बैलेंस तो गया समझो। अगर ये सब इतना असुरक्षित है तो क्या ये सब छोड़ देना चाहिए? अनीता ने पूछा। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी सावधानी की। दरअसल हमारे यहाँ अवेयरनेस की बड़ी कमी है। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन और लैपटॉप तो पकड़ा देते हैं, लेकिन उन्हें उनके खतरों के बारे में नहीं बताते। उन्हें हर महीने रिचार्ज तो करा देते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश कभी नहीं करते कि बच्चे ने क्या डाउनलोड किया, क्या अपलोड किया या क्या क्या देखा। उम्र के लिहाज से जो चीजें उनके लिए असल संसार में वर्जित हैं, वे सब इस वर्चुअल दुनिया में सिर्फ एक क्लिक पर उनके लिए अवेलेबल हैं। तो क्या वजह है जो वे इस रंगीन दुनिया की सैर ना करें?
अब कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग पर इन चीजों का अच्छा असर तो पड़ने से रहा, सो वे तरह तरह की गलत आदतों और आपराधिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को अपने पर्सनल गैजेट्स ना दें। पीसी या लैपटॉप पर जब वे काम करें तो उनके आसपास रहकर उन पर नजर रखें ताकि वे किसी गलत साइट पर न जा सकें। चाइल्ड लॉक सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा सकता है। फेसबुक या व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले बच्चे और बड़े भी ये ध्यान रखें कि वे किसी के कितना भी उकसाने पर भी कोई गलत कंटेंट या फोटोज शेयर ना करें। अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स को ओनली फ्रेंड्स पर रखें ताकि कोई गलत आदमी उसमें घुसपैठ ना कर सके। अनजान लोगों से न दोस्ती करें न चैट। अगर कोई आपको गलत कंटेंट भेजता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और फेसबुक पर उसकी शिकायत कर दें। ऐसी शिकायतों पर फेसबुक तुरंत एक्शन लेता है। अपने ईमेल, फेसबुक, ट्विटर या बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड अलग अलग रखें और समय समय पर उन्हें बदलते रहें। यदि किसी और के फोन या कंप्यूटर से कभी अपना कोई भी अकाउंट खोलें तो लॉग आउट करके ही उसे बंद करें। इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक हम साइबर क्राइम से अपने को बचा सकते हैं। इतना कहकर अजीत चुप हो गया। पलाश, अनीता और ईशा मानो नींद से जगे। ये सब चीजों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हम खुद भी ये सब ध्यान रखेंगे और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताएंगे, पलाश दृढ़ता से बोला। अगले 2 दिन बड़ी भागदौड़ में बीते। अजीत कुकरेजा और उनकी टीम को उस लड़के नितिन की पूरी जन्म कुंडली निकालने में सिर्फ 2 घंटे लगे। पुलिस की टीम के साथ उसके घर से उसे दबोचकर उसे जेल भेजकर वापस लौटते समय तीनों बहुत खुश थे। मॉम, डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, अचानक ईशा ने कहा। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे पापा तो जीते जी मर जाते। एकदम से अनीता की रुलाई फूट पड़ी। कसम खाओ, आगे से कभी ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। नहीं, कभी नहीं। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दूंगी और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, कहती हुई ईशा की आंखों में जिंदगी की चमक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा।